अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है, साफ संदेश दिया है और कड़ा संदेश दिया है कि अभी जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है वो तो महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी आना बाकी है। यानी अगर दोबारा इस तरह से कोई भी आतंकवादी घटना पहलगाम जैसी करने की कोशिश की गई तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज है और इसे गो अहेड करने में भारत को ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा और वही पूरी पिक्चर होगी पाकिस्तान के लिए। रक्षा मंत्री आज फ्रंट पोस्ट पर थे और उन्होंने सेना के तमाम वायु सैनिकों के एयर बेसेस पे जाकर जवानों से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी शानदार पराक्रम के लिए और पाकिस्तान को संदेश दिया। सेना ने तो अपना काम किया, लेकिन इस देश के नेताओं को बीमारी है सेना को अपमानित करने की। ऐसी ढीठ, ऐसी घटिया, ऐसी बेहुदा और नीच हरकतें हो रही हैं जो सेना का अपमान करती हैं और इस देश के लोगों को, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक और सामाजिक जीवन से खारिज कर दिया जाना चाहिए जो सेना पर सवाल उठा रहे हों या फिर हमारी सेना का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज समग्रता के साथ इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, आज भारत ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अभी तो जो कुछ हुआ है वो तो एक ट्रेलर है, छोटा सा, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। ये स्पष्टता के साथ संदेश भारत ने पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को दिया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए। अगर आतंकवाद जैसी घटना को भारत में अंजाम देने की कोशिश हुई और हमारे निर्दोष नागरिकों का खून हमारी धरती पर बहाने की कोशिश हुई तो अब की बार का अंजाम बड़ा भयानक होगा और बहुत बड़ा होगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने, पिक्चर देखना बाकी है। बहनों भाइयों, कई बार ये बातें सिर्फ किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्री इस बयान को लागू भी करेंगे और अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है तो मैं मानता हूं कि वो किसी व्यक्ति का कमिट नहीं बल्कि भारत का नेशनल कमिटमेंट है कि अगर हम पर दोबारा से वैसी कोशिश हुई जो पहलगाम में हुई तो जवाब भी हमारा उससे बहुत बड़ा होगा जो हमने अभी दिया है। बहनों भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जो मारा है, भले वो अपने यहाँ जश्न मना रहे हों, झूठे तमगे लगा रहे हों, झूठी खुशियाँ मना रहे हों, लेकिन ये दुनिया जानती है और हम सब भी जानते हैं कि भारतीय सेना ने पराक्रम करते हुए सिर्फ पहले दिन ही उनके 9 टारगेट भी तबाह किए जो पाकिस्तान के भीतर, और उसके बाद 8 एयर बेस और 4 उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके अपनी ताकत दिखाई। बहनों भाइयों, जब युद्ध होता है एक तरफा नहीं होता, ये हकीकत है, समझिए। मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूँ, अगर युद्ध होगा तो हमें भी नुकसान और कैजुअल्टी और हमला सहने के लिए तैयार रहना होगा। युद्ध सिर्फ ताकत के दम पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध मनोविज्ञान पर लड़ा जाता है। आप कितने शांत हैं, विचलित हुए बिना इस मनोविज्ञान के साथ कि हमें पाकिस्तान को निस्तोनाबूद करना है तो हमें भी बलिदान और त्याग के लिए तैयार रहना है। लड़ाइयाँ कभी एक तरफा नहीं होती। अगर आप किसी पे 500 मिसाइल मारोगे वो भी 400 मारेगा। आप 499 रोक भी सकते हो, 1-2 गिर भी सकती हैं। हमें उस कैजुअल्टी के लिए भी तैयार रहना है, उस सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार रहना होगा कि हमें पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है या पाकिस्तान से आतंकवाद को ख़त्म करना है। बहन भाइयों, भारत की पॉलिसी है हमें पाकिस्तान नहीं ख़त्म करना। वो एक संप्रभु राष्ट्र है, हमने उसकी मान्यता दे रखी है। वो एक देश है, एक दिखावे का ही सही, एक ढोंग का ही सही, भले ही आर्मी के कंट्रोल में हो, लेकिन वो एक देश है। भारत की कोई पॉलिसी नहीं कि वो किसी देश को ख़त्म करे या उस देश पर कब्जा कर ले, लेकिन ये हमारा नेशनल कमिटमेंट है कि हम उस धरती से आतंकवाद को मिटा कर रहेंगे। उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सरकार का ये संदेश बिल्कुल साफ है, हम दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। और इसमें देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, उनके 4 ड्रोन आ जाते हैं तो आप बड़े विचलित हो जाते हैं। अरे क्यों विचलित होते हैं भाई, ये युद्ध है। आप किसी पे अटैक करोगे तो क्या कोई शांत बैठेगा? वो भी तो कोई कोशिश करेगा आप पर अटैक करने की। आप इतनी जल्दी विचलित मत हुआ करिए। सारी लड़ाई मनोविज्ञान के दम पर है।
अगर ताकत के बल पर लड़ाई लड़ी जाती या ताकत के दम पर कोई राजा बनता तो हाथी या गैंडा जंगल का राजा होता। और बहुत चालाक आदमी भी राजा नहीं बनता, वरना जंगल की राजा लोमड़ी होती। हमें शेर जैसा, टाइगर जैसा जज्बा दिखाना है, कब हमला करना है और कब सेफ अपने को रख कर लेना है। अटैक और डिफेंस ये दो साथ साथ चलते हैं बहनों भाइयों। और राजा वही होता है, इतिहास उसी सेना का लिखा जाता है जो आक्रमण और बचाव दोनों में माहिर होती है। इसलिए मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो युद्ध को आतुर लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं और थोड़े से हमले पर उनका मनोबल गिर जाता है, तो लड़ाइयाँ हमेशा मनोबल के दम पर जीती जाती। ये तो ही आम आदमी की बात। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे नेताओं ने नीचता की बड़ी पराकाष्ठा इन दिनों देश के भीतर कर रखी है। मैं थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन व्यथित है। कोई सेना पर सवाल उठा रहा है, कोई सेना का अपमान कर रहा है, कोई किसी की जाति पर सवाल उठा रहा है, कोई किसी को कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा जा रहा है। अरे कोई लाज है, कोई शर्म है तुम्हें, कुछ हया शेष है तुम्हें? क्या ऐसे लोग भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में फिट हैं? और मुझे हैरानी आप लोगों पर होती है, आप मतलब जनता पे, इन्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं? जिनके कारण आज आप सुरक्षित हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने व्यापार कर रहे हैं, अपने काम धंधे कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ चैन से सोते हैं, हमारे सैनिकों की वजह से, उनकी शहादतों की वजह से, उनकी बहादुरी और पराक्रम की वजह से। ये दो कौड़ी के नेता ये आपकी सेना को गाली देंगे, ये आपके बहादुर सैनिकों का और सैन्य पदाधिकारियों के जज्बे का और उनका असम्मान करेंगे, और आप इन्हें बर्दाश्त भी करेंगे। ये अचरज की बात है। ये शायद हमारे भीतर का एक दोगलापन है कि हम दिखावे के लिए सेना के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हमारे लीडर्स ये कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ उस तरह से पेश नहीं आते जैसे कि हमें आने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन से खारिज कर दिया जाना चाहिए। जो हमारी सेना के लिए इस तरह का अपमान का भाव रखते हैं, वो कोई भी हो। भारतीय सेना और उसका इतिहास बहनों भाइयों गौरवपूर्ण है। चारों तरफ जब आप दुश्मनों से घिरे हुए हों और आप अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हों, अपने परिवार के साथ सुकून से 2 रोटी खा रहे हों, अपना घर, व्यापार, धंधा, नौकरी कर रहे हों, तब आपकी रक्षा भारत की सेना करती। तब ये लीडर चूहे की तरह बिलों में घुसे नजर आते हैं। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा अटैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, पद पर आते ही अपने आसपास ये कितनी सिक्योरिटी का घेरा रखते हैं, इसी से इनकी औकात का पता चलता है। ये सेना को गाली देंगे और आप बर्दाश्त करेंगे, पर ये दोनों सच्चाई है इस देश में। अब मैं इस पर क्या तो कहूँ, आप कुछ बयान सुनिए। श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इनको जो ट्रेनिंग मिली है उसी का परिणाम यह है कि समय समय पर ये लोग अपमानित करते हैं, चाहे वो आर्मी की लेडी ऑफिसर हों या और क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको समय समय पर इनके, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, चाहे कर्नाटक के नेता हों, चाहे बंगाल के नेता हों, ये अपमानित करने की इन्होंने ट्रेनिंग पाई हुई है। इन्हें ये भी परवाह नहीं है कि देश की रक्षा करने वाले लोग, जब हमारे देश को सबसे ज़्यादा सेना की ज़रूरत है और अच्छे अधिकारियों की ज़रूरत है, उस समय भी ये अपमानित कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल वी.के. तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कर्नल टी.पी. त्यागी जी भी इस कार्यक्रम में हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, तो ये नेशनल कमिटमेंट है कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है? देश जानना चाहता है पिक्चर किस तारीख को रिलीज होगी। देखिए ब्रजेश जी, हर पिक्चर का एक ट्रेलर होता है
और उस ट्रेलर के बाद जो लोग देखना चाहते हैं वो पूरी पिक्चर होती है। मुझे लगता है भारत ने अपना ट्रेलर दिखा दिया, हमारी सेना का शौर्य देख लिया, और विदेश तक के वो अखबार जो कभी हमारे पक्ष में नहीं बोलते थे, उन्होंने भी हमारी जो शौर्य है उसकी तारीफ की है। पाकिस्तान को जो डेंट हमने दिया है उसको लोगों ने माना है, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ये जो सीज फायर वर्ड है वो आया है। और मुझे लगता है कि हमने कई चीजें उनको चेता दी हैं, दिखा दी हैं कि आतंकवाद का हम समूल नाश चाहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा अब आतंकवाद खत्म होकर रहेगा, और पाकिस्तान से कोई वार्ता होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके कब वापस करेगा इस पर होगी, और कैसे वापस करेगा। मुझे लगता है कि हमको इंतजार करना चाहिए। देश जो भी निर्णय ले रहा है वो बहुत सोच समझ कर ले रहा है, देश की जनता के हित में, अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए। हम कैसे सामने विपक्ष को, जो पाकिस्तान के रूप में एक आतंकवादी कंट्री के रूप में है, उसको कैसे परास्त कर सकते हैं, कैसे उसके साथ जो सहयोग में आने वाले लोग हैं उनको दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल वार भी है, ये स्ट्रेटेजिकल वार भी है, और ये और भी तरह से लड़ाई, ये पुरानी वार से अलग है। मुझे लगता है हमारे सेना के बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, वो आपको बताएं कि आज की युद्ध लड़ने का तरीका बहुत अलग हो गया है। मुझे पक्का विश्वास से आपको कहता हूं कि ट्रेलर है, और अगर कोई भी गतिविधि जो तय हुई है उसके अतिरिक्त हुई, कोई भी आतंकवादी गतिविधि हुई, कोई भी पाकिस्तान ने इस तरह का कदम उठाया, तो आपको पूरी पिक्चर भी देखने को मिलेगी। आप चाहते हैं कि सेना आपके लिए लड़े, बहादुरी करे, पराक्रम करे, वो करेंगे, उनका कर्तव्य है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आपके एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने और आपकी पार्टी की सरकार के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने सेना को अपमानित किया, कर्नल सोफिया को अपमानित किया, बेहूदी घटिया नीच बातें कही, और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बयान देते वक्त अपने दिमाग पे काबू रखते नहीं, चाहे वो हमारी पार्टी में किसी पद पर हो, चाहे विपक्ष में हो। मुझे लगता है इस समय देश का ध्यान कहीं होना चाहिए। आपकी हर बात का फायदा सामने वाले देश में चटकारे लेकर गाया जाएगा। मुझे लगता है चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, उसको मैं नकारता हूं, खारिज करता हूं। पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को कतई सम्मान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई हो। इस समय देश लड़ रहा है, भारत सरकार लड़ रही है। कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, इस तरह के लोग बयानबाजी करने से मुझे लगता है बाज आना चाहिए, और देश की सेना और उसके शौर्य पर कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है आपकी इस बात को मैं और जायज़ मानता और सही मानता जब आप उन दोनों अपनी पार्टी के नेताओं और जो मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई कर देते, तब नैतिक धरातल पर आपकी बात में दम होता। अभी तो ये सिर्फ स्टेटमेंट है आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, ऐसे जितने बयानबाज हैं सब पर कार्रवाई हुई है। हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए तमाम चीजें हैं, उनके तहत कार्रवाई होगी, और जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी पता लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, स्वागत आपका, धन्यवाद। भारत ने एक नेशनल कमिटमेंट आज किया है। जब डिफेंस मिनिस्टर कोई कमिटमेंट करते हैं ऑफिशियली जनरल साहब, तो मैं मानता हूं कि वो देश कमिटमेंट कर रहा है। आज उन्होंने कमिटमेंट किया कि पहलगाम किया तो हमने आपको ट्रेलर दिखाया। क्या ये सही वक्त है कि पाकिस्तान को अब जल्दी ही ये तत्काल पूरी फिल्म दिखाई दी जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक सेना की शौर्य की बात है और जहाँ तक सेना की कैपेसिटीज़ की बात है, उसमें हमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब दिया है, हमारे जो निर्दोष लोग हैं, जो आतंकवादी हमले में मारे गए, उसका जो जवाब दिया है उसको पूरा देश पूरी तरीके से सराहना करता है। और हमारा जो सेक्रीफाइस हुआ है, जो हमारे सेना के लोगों का सेक्रीफाइस कहिए या हमारे देश के लोगों का सेक्रीफाइस कहिए, तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से उसको पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा देश सैल्यूट करता है। पर बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करेंगे तो हम पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जो अपने आप को कहती रही, जो लोगों को सर्टिफिकेट बांटती रही कि नेशनलिस्ट कौन है इस देश में, वो आज सेना की अपमान कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, इट मीन्स दैट यू आर कन्विंस व्हाट एवर दे आर सेइंग, आप उस बात से कन्विंस है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो इसका सीधा मतलब ये है, जब हाई कोर्ट को उसमें बोलना पड़ता है कि आप हमारी सेना की एक ऑफिसर के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जाति मतलब जो धर्म है उसके आधार पर उसको आतंकवादी की बहन बता रहे हैं, मतलब आप में और उन आतंकवादियों में अंतर क्या है, आपकी सोच क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है।
अगर आतंकवादी अगर धर्म इस देखकर तरह गोली की मारते हैं चीजों तो से क्या आप धर्म मनोबल देखकर प्रभावित होता है? सेना को जो है ब्लेम कर रहे क्या हैं। मनोबल प्रभावित होता है इस तरह के स्टेटमेंट से? मैं समझती हूँ कि मनोबल तो नहीं, बट मैं इनको मानसिक रूप से दिवालिया कहूंगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सी, या समाजवादी? ये पूरी तरह बिल्कुल उनको नहीं बोल रही हैं आप कुछ, आपके दोस्त हैं देखिए, इसलिए। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी टिप्पणी की गई है, मैं उसको पूरी तरीके से मैं समझती हूँ कि वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना सार्वजनिक रूप से पूरी तरीके से अनुचित है, गलत है, उसके अच्छा, खिलाफ एक बात कार्रवाई बताओ होनी मैडम, चाहिए। जब सेना जब गोली चलती है ना, तो गोली उनके पास कोई पाकिस्तानियों पर रबर वाली नहीं है, उनके पास भी जनरल साहब पीतल वाली ही होती है। ठीक, जो गोली हम इस्तेमाल करते हैं वही वो भी कर रहे हैं। गोली जब चलती है दोनों तरफ से, तो वो पूछती थोड़ी है कि ये गुप्ता जी हैं कि मिश्रा जी हैं कि ये तिवारी जी हैं कि वाजपेयी जी हैं या त्यागी जी हैं। देखिए, मुझे लगता सेना है कि का तो जो सैन्य कर्मी है, हमारा बहादुर जवान और अधिकारी, शहादत देते वक्त क्या ही सोचते हैं कि त्यागियों का क्या होगा या तिवारियों का क्या होगा या गुप्ताओं का क्या होगा? पूछा किसी ने? नहीं, मुझे लगता यादवों है का कि क्या होगा? सबसे वो पहले तो देश के लिए बलिदान देते हैं। मैंने इसीलिए कहा बड़ा नीच काम नेता लोग कर रहे हैं, और ये हमारे भीतर थोड़ा दोगलापन है कि हम इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मेरी एक नाराजगी है जनता से। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेने में दिक्कत क्या है? आप अगर दिक्कत नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उनका समर्थन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, जब सेना जो है अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, अपने घर में अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचते और देश के लिए पूरी तरीके से शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे सैनिकों के हम अगर अपशब्द बोल रहे हैं या हम उनसे ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हैं, तो मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन Thank you, है ma'am. और इस बहुत- दिवालियापन बहुत का शुक्रिया। इलाज होना चाहिए। अगर आप इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो देश के सामने ये बड़ी एक धन्यवाद। चुनौती रखती है अपने सामने। मैं वीके तिवारी साहब को आमंत्रित करूंगा, भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पे रह चुके हैं, तमाम स्ट्रेटजिक अफेयर्स के भी हिस्सेदार रहे हैं, बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, शुक्रिया आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं और हमारे दर्शकों को और पैनल पे भी हमें बताएं कि जब डिफेंस मिनिस्टर ये कमिटमेंट करते हैं कि ये तो ट्रेलर है जो हुआ, जो अभी लिमिटेड टाइम वार हुई, इट्स अ ट्रेलर, पिक्चर आना बाकी है, आप तो विशेषज्ञ हैं, जनता को बताइए इसके मतलब क्या है? किसी भी पिक्चर का ट्रेलर, ब्रिजेश जी, हमेशा एक छोटा रूप और प्रारूप होता है जो आने वाली पिक्चर। भारत ने शुरू की कार्रवाई में जो ऑपरेशन सिंदूर का जो कार्यान्वयन किया और उसके अंदर जिस प्रकार से 9 बेसेस जो टेररिस्ट के थे उनको नेस्तानाबूद किया, उसके बाद थोड़ा सा जो पाकिस्तान ने अपना सर उठाने का प्रयास किया, तो उसके बदले में उसके 11 एयर बेसेस को ऑलमोस्ट, आज का एनालिसिस बताता है कि तकरीबन 20% उनका नुकसान हुआ है इन सारे एयर बेसेस के ऊपर। तो वो करके हमारे देश ने, हमारी भारतीय सेना ने ये दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी रीच कहाँ तक है, हमारी रीच कहाँ तक है और हमारी काबिलियत क्या है, हमारी सक्षमता क्या है। जब हम इस सक्षमता की बात करें और उस सक्षमता को हमने ग्राउंड पर करके दिखा दिया, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को यह संदेश सीधा सीधा जाता है, जिसमें कि उन्हें यह पता है कि अगर हमने अब इसके बाद अपना सर उठाया या कुछ भी करने की हिम्मत की, तो हमें बहुत ही खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। जो बाकी पिक्चर की बात रक्षा मंत्री ने की है, वो उसी बाकी पिक्चर की बात। ये बाकी पिक्चर का मतलब कन्वेंशनल वॉर होती है क्या? कन्वेंशनल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, ये मैं बिल्कुल ही नहीं कहना चाहूंगा ब्रिजेश जी इस टाइम पर। अब तो सीज फायर है सर, अब तो क्या? अभी तो फिलहाल सीज फायर है। अगर, और साथ साथ आपने अच्छी तरह से देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी जो मेन हमारी डॉक्ट्रिन है उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि जैसे ही कोई भी एक्ट ऑफ टेरर अब होगा तो उससे हम एक युद्ध का उद्घोष मानेंगे तुम्हारी तरफ। टेररिज्म इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। और अगर वो आपने किया तो आपको इतना भयानक परिणाम उसका मिलेगा कि आप उसको अपने नस्लों नस्लों तक याद रखें। पश्चिम की मीडिया में एक एनालिसिस चल रहा है, आपने निश्चित पढ़ा होगा, कि पाकिस्तान जो चाइनीज वेपनरी, मशीनरी और फाइटर प्लेन्स यूज कर रहा है, उसको अपर हैंड था, पश्चिम के कुछ मीडिया ने लिखा।
भारतीय सेना डिफेंसिव मोड में थी, ऐसा लिखा। लेकिन आज बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट दी और सबसे क्रिटिकल एनालिसिस हमारे यहाँ उदय भास्कर जी इस देश में करते हैं। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की सेना बैकफुट पर है। बीबीसी ने इसे हेडलाइन बनाया। सर, ये पश्चिम का मीडिया हमारे खिलाफत में क्यों और वो गलत तस्वीर क्यों प्रस्तुत कर रहा है? ऐसा इसके ऊपर जो मेरा विचार जो मैं व्यक्त करना चाहूंगा, चाइना का पूरा सामान, इक्विपमेंट और उसकी वो छोटी मोटी काबिलियत जो उसने पाकिस्तान को दी हुई थी, उसका क्या हाल हुआ है और किस तरीके से पाकिस्तान ने उसका खामियाजा भुगता है, ये सिर्फ चाइना और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी देश समझ गए हैं। इसका चाइना के अपने युद्ध बिजनेस के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा और कैसे वो इसको झेल पाएगा, इसको वो अच्छी तरह समझता है। अरुणाचल में ये नामकरण करने वाली जो प्रक्रिया एक छोटी सी उन्होंने जो शुरू की थी, वो इसी दिशा में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टाइप का स्टेप लेने का काम चाइना इस समय चाइना कर की रही है। बदमाशी तो है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके विदेश मंत्री ने जी कल, इशाक डार ने कल वहाँ की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की इस बात को बोला कि अटैक के बाद बीजिंग के राजदूत और उनके साथ मिलिट्री अटैची ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में इस्लामाबाद आए और पूरा रात का ब्यौरा दिया। तो अब तो चाइना खुलकर सपोर्ट कर रहा है, तो उनका विदेश मंत्री संसद में बोल रहा है। नहीं, उनके सपोर्ट के बारे में पाकिस्तान को कभी भी हमें ना शक था और ना शक है। भारत और भारत की सशस्त्र सेनाएं इस फैक्ट की तरफ अपनी प्लानिंग में हमेशा से ही सजग रही हैं और हमेशा इसके लिए टू फ्रंट के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और टू फ्रंट के साथ साथ अगर केवल एक फ्रंट पर वो पूरी तरह उनको सपोर्ट करता है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया कि हमारी काबिलियत अब क्या है। सर, ये तो जंग थी, क्योंकि जिस तरह का हमने वेपनरी यूज किया, हमने और उन्होंने भी, जी कोई इसमें दो राय नहीं, दोनों तरफ से हुआ। इस जिस तरह के वेपन्स यूज हुए और जिस तरह की मिसाइलें और फाइटर प्लेन्स यूज हुए, ये तो जंग है सर, पूरी तरह से तो जंग जंग थी। थी पूरी। पता नहीं कुछ लोग इसको संघर्ष क्यों लिख रहे हैं, ये तो जंग थी सर, वार था। ये इसे संघर्ष कहना तो बिल्कुल ही गलत है, ये फुल फ्लेजेड वॉर था, उसी का ट्रेलर था सिर्फ, लिमिटेड टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। और वो भी आपने देखा कि पाकिस्तान घुटनों पर आया, उनके डीजीएमओ ने फोन करके रिक्वेस्ट की हमको कि कृपा करके रोक दीजिए, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारा। ऑलराइट, शुक्रिया सर, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। मनोज जी, बहुत शुक्रिया और मैं आपका आभारी हूं, आपने समय निकाला। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान का ये एक संक्षिप्त समय के लिए जो एक ऑपरेशन था, जो बाद में एक लिमिटेड टाइम के युद्ध के लिए तब्दील हुआ, हमने क्या सीखा और क्या सबक मिला? हमारी परफॉर्मेंस पर आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? मैं सबसे पहले हमारे जो रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि ये एक ट्रेलर है, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा के फिर आता हूँ कि 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी थी तो हमने उनको पोस्टर दिखाया था, और उसके बाद जो है हमने पुलवामा के बाद हमने बालाकोट पर जो स्ट्राइक किया था तो एक टीजर दिखाया था उनको। एक छोटा सा अटैक करा, एक कैंप पड़ा उनका। इस बार जब बात बढ़ी तो हमने एक ट्रेलर दिखाया है। अब वो जानते हैं कि इस बार जो आगे जो बात बढ़ेगी, इसके बाद तो पूरा का पूरा जो देश है उनका देश तो नाबूद हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए पोस्टर, टीजर और अब आता ट्रेलर। अब मैं बात आता हूँ कि जो बाकी जो देश विदेश जो लोग कह रहे हैं, ये बाकी कंट्रीज कह रही है, हमें ये पता होना चाहिए कि टू फ्रंट वॉर जरूर है अपना, लेकिन ये एक तरीके से थ्री फ्रंट वॉर भी है। टू फ्रंट तो हम सब जानते हैं कि एक पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, दोनों के दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर भी इस वक्त जो स्लीपर सेल हैं जो एक्टिवेट करे जा सकते हैं, उनको मैं 0.5 बोलूंगा। और 0.5 वो जो आपने कोई इशू रेस करा था कि हमारे आपस में हम कुछ ना कुछ बीच में बोल देते हैं, जो कि एक ओवरऑल जो देश की जो सोच होती है उस पर एक फर्क पड़ता है। अब जो हमने जो कार्रवाई करी और हमने जो अपनी पूरी ताकत दिखाई, उसमें ज्यादातर सामान जो हमने देश में द्वारा बनाया गया था, चाहे वो आपके जो जितना भी जो उनके एयरक्राफ्ट को जो हमने मारा, एयरक्राफ्ट नहीं, उनके जो वो आ रहे थे, आपके क्या कहते हैं, ड्रोन्स आ रहे थे,
उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मारा। हमने अपने ब्रह्मोस से उनके जो है 9 जो कैंप्स थे, डेजिग्नेटेड कैंप्स थे, उनको हमने उड़ाया। साथ ही साथ 11 एयरक्राफ्ट के जो स्टेशन थे, जस्ट 20% जिनको नुकसान पहुंचा, उसको हमने टारगेट किया। वहां पे एक मैसेज भी हम दे रहे थे, जैसे कि नूर खान पर अगर हमने अटैक किया तो बराबर में इस्लामाबाद, और हमने बताया कि भाई ये वो जगह है कि हम नूर खान एयरबेस पे 1 मीटर के रेंज में अटैक कर सकते हैं और कुछ भी बात बढ़ नूर सकती खान है। बेस तो जस्ट लाइक रावलपिंडी- जैसे नई दिल्ली का हिंडन एयर बेस है। नूर खान तो जी, उसी बिल्कुल। तरह है ना इस्लामाबाद का, जी जी एकदम जी, इस्लामाबाद बिल्कुल, का हमने हिस्सा है वो। बगल रावलपिंडी पे के बराबर में हमने अटैक करके बताया कि भाई हम जो है आपके जीएचक्यू पे भी अटैक कर सकते हैं। तो हमने सबको भी एक मैसेज दिया है, फिर बताया कि हम सब कर सकते हैं, और बिल्कुल प्रिसीशन के साथ। जो बिल्डिंग हमने उड़ाई है 1 मीटर के रेंज में, इतना प्रिसीशन अटैक विश्व का और किसी भी जगह पे अटैक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। तो ये एक मैसेज दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग सोचा करते थे कि भारत सिर्फ कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान से लड़ेगा, तो हो सकता है कि वो हरा सकता है, क्योंकि हमारे पास सेना ज्यादा है, 16 लाख की हमारी भी सेना है। लेकिन हमने ये भी बता दिया कि इस वक्त जो हमारे पास इक्विपमेंट है, लेटेस्ट, चाहे मिसाइल्स हो। सर मुझे चाहे ये air बताओ, defense मैंने हो, आज पाकिस्तान के एक पत्रकार का एक वीडियो देखा, जो मरकजे तैयबा है, जो लश्कर का हेडक्वार्टर भारत ने तबाह किया। बहुत बड़ी सर बिल्डिंग थी, और पाकिस्तान के एक पत्रकार ने वॉक थ्रू करते हुए पूरा वीडियो दिखाया। सर आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बड़े कैंपस में बनाई गई वो एक हेडक्वार्टर था, और जिस तरह से मिसाइल भीतर जाकर विस्फोट की, वो 2 मंजिला इमारत थी, पूरी तहस नहस हो गई, और बहुत बड़े साइज़ की, आई थिंक 2-3-4 एकड़ में बनी हुई थी। और सर वो बिल्डिंग पूरी तरह तहस नहस हो गई, और जितना पिन पॉइंटेड अटैक था, और आसपास के किसी मकान को कोई क्षति नहीं। सर ये कौन सी मिसाइल है? ये ज्यादातर, मैं पर्टिकुलर मिसाइल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रह्मोस हमारा एक बहुत ही मजबूत मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसको हम साथ ही साथ आकाश का भी इस्तेमाल करते हैं। और हमने अपना आकाश तीर जो एक अपना जो सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको हमने इस वक्त एक्टिवेट किया था। जो सर हमारे ये देश में अटैक जो बनाया था गया। ये 7 तारीख को था, और इसमें फाइटर प्लेन्स हमारे यूज हुए हैं। तो नॉर्मली बिल्कुल। या तो सुखोई का पेलोड रहा होगा, या तो राफेल का पेलोड जी। रहा होगा, या मिग का रहा होगा। जी इन्हीं 3 में से जी। किसी का रहा होगा। अब इस पे कौन सी मिसाइल यूज करते हैं, अब तो इंटरनेट पे सब मौजूद है सर, अब तो क्या छिपाना है। बोलें सर आप। जी बिल्कुल, आप ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने अपने मिसाइल्स को बिल्कुल, जो हमारी नीति रही है कि हम सिविलियंस को अटैक नहीं करेंगे, टारगेट नहीं करेंगे, हमने उन्हीं जगहों को टारगेट किया शुरुआत में, जो कि उनके मिलिटेंट कैंप्स हैं, मिलिटेंट हेडक्वार्टर्स हैं। इनके लॉन्चिंग पैड्स तो बिल्कुल बॉर्डर के बराबर में होते जी। हैं, बाद में ट्रेनिंग एरिया आते हैं, और जो हेडक्वार्टर हैं वो पीछे हैं। वो भी देश उनके जो लाहौर में पहुंच गए, हम इनके लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को हमने टारगेट किया, हमने कोई जगह छोड़ी नहीं। और साथ ही साथ कुछ बातचीत भी चली, जिसके बारे में जो है चगाई के बारे में बात चली थी कि शायद वहाँ का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, शायद उस पर भी कुछ रहा है, जिसमें हमारे डीजीएओ ने ये भी कहा। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान के साथ हमने कई जंगें लड़ी हैं, कई तरह के छोटे बड़े हर तरह के युद्ध उनके साथ हमारा अनुभव है, इस बार वाला कितना लगता है? इस बार में अंतर ये था कि इस वक्त एयरफोर्स का या जो एयर का जो हमने ज्यादा इस्तेमाल किया, इस जो बाकी इससे पहले जो 65-71 के युद्ध थे वो कन्वेंशनल युद्ध ज्यादा थे, इसमें एयर का इस्तेमाल था। लेकिन एयर जो है वो आर्मी को सपोर्ट कर रही थी इस वक्त। नहीं, इवन थोड़ा सर्जिकल अलग था, स्ट्राइक Air और Force बालाकोट आर्मी भी ने support किया। वो मैनुअल था सर, मतलब सैनिक जाकर करके आए। ये मुझे लगता है बालाकोट कि में एयर टू एयर वार बालाकोट फर्स्ट टाइम में हुई है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, आप बिल्कुल ठीक है। सर्जिकल में हमारे जो है जवान गए एसएफ थे। वाले लोग गए थे, ये बात ठीक बोल रहे हैं आप। ऑलराइट, शुक्रिया तो ये सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हटके था ये। जी, मैं कर्नल टीपी त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं। टीपी त्यागी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पिछली जितनी वॉर हुई पाकिस्तान के साथ हमारी, और इस बार की जो वॉर थी संक्षिप्त समय के लिए ही थी, लेकिन ये किस तरह की थी और हमने इससे क्या सीखा, और हमारे लिए यानी मिलिट्री के लिए क्या सबक है। दुनिया भर का मीडिया भले ही कुछ कहानी कह रहा हो, लेकिन हम तो साहब एविडेंस बेस्ड बातें करते हैं। मैंने तो एक प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस पर रिपोर्ट भी की है, उन्होंने तो एविडेंस के साथ दिया कि पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर भारत की मिसाइलें गिरी हैं। त्यागी साहब, देखिए, आज का हिंदुस्तान आज से 10 दिन पहले के हिंदुस्तान से अलग है, और हमने इस छोटे से युद्ध में एक नहीं 3 देशों को पराजित किया है।
टर्की भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। चाइना के बारे में जो इतना कहा जाता था, उसका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी PL-15 मिसाइल और उसका JF-17 एयरक्राफ्ट, ये तीनों धरे के धरे रह गए। ऐसे ही टर्की के जो ड्रोन थे उसके दामाद की कंपनी के, वो भी नष्ट कर दिए गए। इस लड़ाई में पहली वाली लड़ाइयों से सबसे ज्यादा जो मेन डिफरेंस था, वो एक तो था एयर डिफेंस की दीवार, और वो एयर डिफेंस की दीवार काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों से मिला के, और उसमें ज्यादातर इंडिजिनस और बाहर के S-400 वगैरह सिस्टम भी थे, जिसने पाकिस्तान की किसी मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को आने ही नहीं दिया, उनको हवा में ही नष्ट कर दिया। आर्टिलरी फायर अलबत्ता उनकी तरफ से हुआ, जिससे हमें नुकसान पहुंचा, हमने भी आर्टिलरी से फायर किया जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। एक तो मेन डिफरेंस ये था। दूसरे, केवल 23 मिनट के अंदर जो हमने उनके 9, जिनमें से 3 उनके जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर नष्ट किए, केवल 23 मिनट में। ये एक दुनिया के अचीवमेंट है, केस स्टडी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ, ये फ्रेश क्वेश्चन है आपसे। इस बार मुझे ड्रोन अटैक्स दोनों तरफ से काफ़ी देखने को मिले। इस तरह की चीज़ें या तो मुझे मध्य एशिया के कन्फ्लिक्ट में दिखाई दी थी, या यूक्रेन रसिया वार में दिखाई दी थी, या इस बार भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में ड्रोन वार बहुत हुई, इधर से भी उधर से भी। ये एक नया चेंज है बिल्कुल, और ये आगे आने वाले समय में रहेगा। देखिए, एक नहीं सर, हमने इसमें स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल किया, हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल किया, हेरोब ड्रोन का इस्तेमाल किया, रुस्तम ड्रोन का इस्तेमाल किया। एक नहीं, 4 तरह के ड्रोन हमने इस्तेमाल किए। और जिस मिसाइल की बात आप कर रहे थे कि वो कौन सी मिसाइल थी जो बिल्डिंग में गिरी, वो स्कैल्प मिसाइल थी। वो मिसाइल थी जिससे अल जवारी को मारा गया था जब वो एक बिल्डिंग की बैल्कनी में खड़ा हुआ था। उसके प्रिसीशन का आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि केवल उस व्यक्ति को मारा गया और कुछ सर। नहीं जो हुआ। भी मिसाइल और थी इतनी शानदार थी। आज जब मैं वो वीडियो देखा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का, जब वो पूरा वॉक थ्रू करते हुए पूरा दिखा रहा है, सर मैं तो कहता हूँ सभी भारतीयों को वो वीडियो देखना चाहिए और हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व करना चाहिए सर। लेकिन हमारी नेता ये जो नीचता फैला रहे हैं सर, त्यागी साहब, बुरा लगता है जब ये गाली गलौज करते हैं आपके साथ। अरे सर, मैं कह रहा हूँ ये इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने कहा है ना कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वार, और ये भी कहा है कि एक्ट ऑफ टेरर के अंदर यूपा भी है, और यूपा का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि उसके अंदर जितने भी अपराध दिए गए हैं, कोई भी किया जाएगा तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। लिहाजा अब जैसा एक सवाल और है सर आपसे। नहीं सर, मुझे इसी सवाल में 1 सेकंड बस और 2 सेकंड ले लें सर। जिस किसी ने ये कहा कि हिंदुस्तान की सेना तवांग में पिट के आ गई, या जिस किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या जिस किसी ने ये कहा कि चाइना का हुकूमत अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है, ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये एक्ट ऑफ वार है। अच्छा सर, जब आपके सैन्य अधिकारियों को गाली दी जाती है, उनको आतंकवादी की बहन कहा जाता है, सेना को किसी नेता के सामने नतमस्तक बताया जाता है, या कोई नेता ये कहता है कि फला अफसर की जाति ये है, तब आपको बुरा नहीं लगता सर? सर बुरा लगता है। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, और हिंदुस्तान के अंदर माहौल बन चुका है। अब इनका सामूहिक और सार्वजनिक बहिष्कार किया जाएगा। मैं तो बहिष्कार की अपील करता हूँ। मैं तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ दिस प्राउड कंट्री एंड एज ए जर्नलिस्ट, मैं कहता हूँ इनका बहिष्कार होना चाहिए। जो सेना का अपमान करे उसका हुक्का पानी बंद करो, उसको अपने घरों के कार्यक्रमों में मत बुलाओ, उसको अपने घर मत बुलाओ, और उससे बात मत करो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। ये बहुत कम है। 4 आदमी अगर इकट्ठे हो जाएं, एक जैसी पोशाक पहन के या मेरे जैसी टोपी लगा के खड़े हो जाएं, और उस आदमी को देख के मुंह भर कर अगर थूक दें, थूकना अनपार्लियामेंट्री नहीं है। 5 दिन उसको नींद नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड सोशल बाइकआउट। पर सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज सर मुझे कहने दीजिएगा। वो मेरी बात ये है कि सब लोग कहते हैं हमें सेना पे गर्व है, हमें सेना पे गर्व है। भाई साहब, इनसे पेट नहीं भरता। मैं कहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में जो अन्नदाता है उनका इनकम टैक्स नहीं लगता? उनका इनकम टैक्स माफ है क्या? सेना को जिसको एज इट इज इतनी कोई बड़ी भारी लग्जूरियस
तनख्वाह नहीं मिलती, क्या उनका इनकम टैक्स माफ नहीं किया जा सकता? सर तुरंत जिस किया सैलरी- जाना चाहिए सर, तुरंत किया जाना चाहिए सर। मैं कहता हूं अधिकारियों से तो ले लो चलो, लेकिन नीचे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, अधिकारियों से भी क्यों ले लें, सबके जो पे और पेंशन सर है, मैं चलो वो एक इनकम एक सुझाव टैक्स देता हूं होनी सर, चाहिए। सैनिक से लेकर जी। लेफ्टिनेंट कर्नल तक नो इनकम टैक्स, और बिल्कुल। आपसे के ऊपर बिल्कुल। सबसे इनकम टैक्स चलेगा ये? नहीं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो इससे ऊपर वाले हैं उनकी तनख्वाह में और कर्नल की तनख्वाह में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो चलो सर कर्नल तक ले लेते हैं, ब्रिगेडियर साहब से ले चल सर ले लेते नहीं, हैं। पर आप चार को काटना क्यों चाहते हैं? अच्छा चलो सर जय सबका जी, ले लो, सबका करा आपको देते बस यही तो मैं कहना चाहता हूं। मैं भी आपकी कि तरफ सबका आपकी मांग से सहमत हूं। मिलिट्री पर्सन कोई भी हो, सैनिक से लेकर जनरल तक, आर्मी चीफ तक, नो इनकम टैक्स सर, Yes, नो sir. इनकम टैक्स सर, नो Yes, इनकम sir. टैक्स सर, नो इनकम Yes, टैक्स। sir. करेक्ट सर? Yes, sir. सैल्यूट टू यू Yes, सर, sir. थैंक यू सर। हीरो वाजपेयी रूलिंग पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भाई वाजपेयी जी, ये तो देखिए देश अब अश्योरेंस चाहता है कि पाकिस्तान अगर दोबारा से आतंकवाद की कोई घटना हमारे देश में करने का दुस्साहस करता है तो अब हमको फाइनल पिक्चर दिखानी पड़ेगी, ना कि किसी देश के राष्ट्रपति का या उसके डिप्टी का टेलीफोन आ जाए और हम बात मान जाएं कि चलो अच्छा सीज फायर कर लेते हैं। सर जब युद्ध होता है ना तो ठीक है, हमें राजनीतिक रूप से एक हल निकालना होता है, लेकिन कुछ मौक़ों पर हमें निर्णय भी करने होते हैं। वाजपेयी जी। देखिए विजय जी, ये बात पूरी तौर से गलत है कि किसी राष्ट्रपति या किसी डिप्टी का फ़ोन आया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले भी फ़ोन किया था और उन्हीं के कहने पर हुआ। हमने 4 बजे जब घोषणा की और कहा 5 बजे प्रेस करेंगे तो ट्रंप जी का बयान आ गया और आज उन्होंने कल से उन्होंने उसको मुकर भी गए हैं उस पर। और मुझे लगता है विश्व की राजनीति अपने ढंग से चलती है। हमें अपने देश के नेता और अपने सेना पर विश्वास होना चाहिए। हमारे शौर्य के सामने पाकिस्तान टिक नहीं सका और इसलिए उसने वार्ता का प्रश्न रखा। भारत ने उसे स्वीकार किया है अपनी शर्तों के साथ, पाकिस्तान की कोई शर्त नहीं मानी। हमने सिंधु जल समझौता बिल्कुल भी ओके नहीं किया। हम अपनी शर्तों पर आगे काम करेंगे। यदि पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो अब की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। जो माहौल विपक्ष बना रहा है, मुझे लगता है उस भ्रम में हिंदुस्तान की जनता को नहीं पड़ना। किसी के फोन और किसी के कहने से, किसी की ट्रेड वार के दबाव में आकर हमने ये कदम नहीं उठाया। और जहां तक भारत के प्रधानमंत्री की बात है, तो पहले भी एक प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे नहीं झुके थे, तब भी हमने परमाणु परीक्षण किया था, हम पर तमाम सैंक्शंस की बात थी। भारत तब भी नहीं झुका था, भारत अब भी नहीं झुका है और भारत आगे भी नहीं झुकेगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का आगे मुंह तोड़ जवाब देगा। पूरी पिक्चर देखने की जो बात है वो लोगों को तभी दिख पाएगी जब पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करेगा। भारत एक मजबूत देश है, सैन्य ताकत से भी मजबूत है, हमारी स्ट्रेटजी भी मजबूत है, हमारी तीनों सेनाएं भी तैयार हैं और हमारे साथ देश की जनता का अपूर्व समर्थन भी है। मुझे लगता है इतनी सब चीजें होने के बाद ये देश कमजोर नहीं है और ना ही इसको जो लोग कमजोर समझ रहे हैं या अपनी बातों से कह रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें भी अपने शब्दों को विराम देना चाहिए। भारत माता की जय कह के भारत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि क्षुद्र राजनीतिक तत्वों के लिए, क्षुद्र राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरह की बयानबाजी करना चाहिए। और ये बात आप अपनी पार्टी के लोगों को भी कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे 140 करोड़ लोगों में से या आम आदमी तक के लिए कह रहा हूं कि बयान देने से पहले, सेना पर बयान देने से पहले, युद्ध पे बयान देने से पहले, पाकिस्तान पे बयान देने से पहले, अपने देश के नेताओं पे बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आपके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द मनोबल गिराता है, नुकसान करता है, आपस में घृणा बढ़ाता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी युद्ध पे इस तरह की राजनीति कर रहे हैं या युद्ध पे बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें रुक जाना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता हैं, सेना के प्रवक्ता हैं, वो आएंगे, अपनी बात कहेंगे। हमको सबको जो इस काम के लिए नहीं है उसको उसका बयान नहीं देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में ये बात सबको कड़ाई से लागू करनी चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी, ये राजनीतिक दलों का, किसी भी पार्टी को, सत्तारूढ़ दल हो, प्रतिपक्ष हो, किसी भी दल के हो, ये राजनीतिक दलों की दोगलेबाजी नहीं है कि एक तरफ वो कहते हैं सेना पर गर्व है, सेना पर गर्व है, बड़ी बड़ी पोस्ट करते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, लक्ष्यदार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये मिलिट्री वाले ये तो केवल लड़ना जानते हैं ना, इनको डिप्लोमेसी या शातिर थोड़ी है, ये लोग कोई लोमड़ी थोड़ी है।
कि बहुत ज़्यादा दिमाग हो इनके पास। ये तो बेचारे जो कमांड मिली लड़ने चले गए, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा यस वार तो दिन वार। आप लोग गाली देते हैं इनको, ये दोगलापन नहीं है सोसाइटी का, ये नेताओं का। ये आप लोग के यहाँ क्या बताया नहीं जाता, कोई भी हो, रूलिंग पार्टी हो अपोजिशन हो, क्यों इस तरह का आचरण करते हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं साफ साफ, जिसमें जगदीश जो देवड़ा हैं, जिन्होंने कहा कि जो है पूरी तरीके से नतमस्तक है सेना और देश प्रधानमंत्री के सामने, तो उनको ये समझाने की जरूरत है। सिर्फ मैडम भारत माता के सामने नतमस्तक है, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये अपने आप में उनका दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है। और मैं समझती हूँ कि देखिए एक चीज तो है कि तिरंगे के सामने झुकती है भारत की सेना, हाँ बिल्कुल, भारत माता के सामने झुकती नहीं, है, उसमें कोई डाउट नहीं, किसी व्यक्ति के सामने कभी किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुकती। और दूसरी चीज ये है कि सेना के जो लोग हैं उनका अपमान करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी, और सबको जो जिस तरीके से राष्ट्रवाद का ये पाठ पढ़ाती है, अपना खोखला राष्ट्रवाद पहले देखे और उनको ट्रेनिंग दे, अपने नेताओं को जो पूरी तरीके से मानसिक रूप से दिवालियां हैं। पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात करती चली आई, पर क्या हुआ? 370 इन्होंने हटाया, हमने कहा आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, कहाँ टूटी? पहले इन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने कहा कि जो टेरर फंडिंग होती है उसको रोक देंगे, वो भी नहीं रोक पाए। IMF पाकिस्तान को बिलियन ऑफ डॉलर दिए चला जा रहा है, उसके बाद क्या नतीजा निकल रहा है? हम कहीं ना कहीं विदेश नीति में पूरी तरीके से फेल है। प्रधानमंत्री जी 72 देशों की यात्रा करते हैं, उसमें 11 बार वो अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? लेट्स डू द ट्रेड। मतलब इट इज सो इजी टू से द लेट्स डू द ट्रेड। वो हमारे लोगों को मार रहा है, हमारे दुश्मन देश है पाकिस्तान, हम उसके साथ ट्रेड क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे ट्रेड चवन्नी का ट्रेड नहीं करेंगे। आप डिनर पे आ जाइए, कहते हैं ट्रम्प कौन होते हैं तय करने वाले? और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उनको 2 टूक जवाब दे देना चाहिए। 56 इनकी छाती लेकर बैठे हुए हैं और जवाब उनके पास है नहीं। अरे अब अमेरिका से मत लड़ने हो। अरे भाई जवाब सबसे नहीं लड़ा जाता, 71 में अमेरिका दिमाग से काम लो। नहीं, जवाब देने की जरूरत होती है। जवाब नहीं देंगे तो आपका देश, नहीं, ये गलत बात है आपकी, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप डर जाएंगे। ये तो वही बात हो गई, इट्स अ बिगर इकोनॉमी, व्हाई शुड आई फाइट विद देम। मैंने टाइगर और शेर का उदाहरण क्यों दिया? कब हमला करना है और कब अपनी मांद में लौटना है। आपसे जिसको ये नहीं पता वो मारा जाता है। कि अमेरिका आपसे साफ साफ कह रहा है, वाजपेयी जी प्लीज, आप वाजपेयी जी प्लीज। नहीं, अमेरिका आपसे कह रहा है कि एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ नहीं लगेगी। अच्छा ठीक, थैंक यू। मैं 20 सेकंड का वक्त वाजपेयी जी को देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहती हूँ, एप्पल का हम सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम सबसे बड़े परचेजर भी हैं, हम उपभोक्ता भी हैं। अगर हम उनका एप्पल का फोन लेना बंद कर देंगे, ओके वाजपेयी जी 20 सेकंड सर, ओनली 20 सेल आदि हो जाएगी। थैंक यू, 20 सेकंड सर। जी, मेरा कहना है कि 26/11 के समय में प्रधानमंत्री कौन था, और अगर इतने ही ट्रंप पे विश्वास है तो बराक ओबामा की लिखी किताब पढ़ लें। उन्होंने कहा कि एक पार्टी केवल वोटों के लालच में हमला नहीं किया, भारतीय सेना तब भी तैयार थी। तो राजनीतिक नेतृत्व तो तभी मजबूत होता है, तभी सेना हमला करती है, निर्णय राजनीतिक नेतृत्व लेता। और सेना को गुंडा किसने कहा? अरे मेरे ख्याल सूप तो सूप चलनी बोले 72 तो छेद। प्रियंका जी आकर यहाँ भाषण मत दीजिए, ना आपका नेतृत्व इस लायक था कि वो लड़ सके पाकिस्तान भाषण दे रहे हैं, पहले उनका मुंह बंद करिए, सुनिए आप कान खोल के। 26/11 का हमला भूल गए क्या? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके नेता कर रहे हैं ना, और आपने शर्मिंदगी कुछ होनी नहीं चाहिए किया, आपको, ना देश के सामने माफी मांगनी चाहिए हमला आपको। करने की बेशर्मी है जो आपकी बात यहाँ पर लड़ रहे हैं आप। हुआ करती थी। आपने 2 टुकड़े किए थे, आप बताया नहीं इनको 2 टुकड़े किए आपने पाकिस्तान के। तब भी खड़ी थी अरे इनको सेना, पता तब भी नहीं है कि मजबूत नानी थी। से आप पूछे बोलो जाके, ना। अपनी दादी से पूछे जाके, इनको नहीं पता होगा 71 में हैं? क्या हुआ था। अपनी नानी से पूछे, अपनी दादी से पूछे जाके कौन? 71 में क्या हुआ था। वाजपेयी जी। इनको नहीं पता होगा 71 में क्या हुआ था। 71 में भी आपने बहुत काम किया, Thank you. 93,000 सैनिक छोड़ दिए और हमारे 53 सैनिक नहीं छोड़वाया आपने, तब भी कांग्रेस ने अरे नहीं भाई किया। आप कर लीजिए ना, आपके हाथों में धन्यवाद, क्या अच्छा मेहंदी लड़िए लगी मत, हुई है क्या? धन्यवाद, थैंक यू। सरेंडर किया, आप लोग तो उन्हें अपना छोड़ दिया, एजेंडा सेटल और करते हैं। 53 सैनिक थैंक यू भारत सर, के धन्यवाद। पाकिस्तान में ही रह गए, ओके, तब भी आपने यही किया मेजर था। जनरल वीके तिवारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, ये जो पारंपरिक युद्ध से इस बार का जो युद्ध है समथिंग डिफरेंट, जो मैं एज ए जर्नलिस्ट देख पा रहा हूँ। हम मेरे पास पाकिस्तान भारत के युद्ध का बहुत एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 25 साल हुए पत्रकारिता करते। मैंने जो करगिल देखा, बालाकोट देखा, स्ट्राइक देखा, अब ये देख रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने पीछे युद्ध हुए पारंपरिक तौर पर, ये क्या 2 कदम आगे का था युद्ध? इसको आप कैसे मानते हैं? इस बार डिफरेंट टाइप का युद्ध। हाँ, नहीं बिल्कुल आप का कहना एकदम सही है और अप्रोच भी बिल्कुल ठीक है। जो वर्तमान युद्ध प्रणाली अभी है, जैसे कि आपने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि इसमें बहुत सारे ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन वार। आपने देखा होगा इसके पहले कभी भी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ड्रोन सिर्फ रेकी के लिए यूज किए जाते थे, परंतु ये वॉर
था प्रिसिजन का, ये वॉर था दुश्मन की काबिलियत को पकड़ करके उसे पहचानने का और उसके बाद उसे नेस्ता नबूद करने का। ये एक ऐसी, जैसे S-400 जो हमारा, जिसके बारे में हमने पिछली बार जब बात की थी और सभी लोग जानते हैं अब उसके बारे में, उस प्रकार का जो प्रणाली थी वो कभी भी टेस्ट में इसके पहले नहीं आई थी। लेकिन इस लड़ाई के दौरान उन सब ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया पूरे संसार को कि भारत की जो एयर डिफेंस प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम है उसका तोड़ अभी किसी के पास नहीं है इस समय। वहां पे हमने शुरू किया था हाई इंटेंसिटी, हाई टेक्नोलॉजी और बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉर। इसमें आपने देखा हमारा एक कोई सैनिक गया, ना ही वैसे आहत हुआ। जो भी लोग मरे कुछ तो वो आर्टिलरी के फायर के वजह से ही मरे। अच्छा, मेरे साथ जनरल AK सिंह साहब थे 2-3 दिन पहले जी, हो सकता शायद आप देख पाए हो या न देख पाए हो। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने एटलीस्ट कम से कम 300 से ज़्यादा मिसाइलें, रॉकेट्स हम पर फायर किए हैं, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बचाव किया, जो शायद सामान्य लोग नहीं जानते। लोगों को सिर्फ पता है हिसार में हमने एक इंटरसेप्ट करके एक मिसाइल गिराई थी पाकिस्तान की, लेकिन उनका कहना है तकरीबन 300 से ज़्यादा अटेम्प्ट हुए थे, मोर देन 300 अटेम्प्ट्स। बिल्कुल हैं, और वो सारे के सारे अटेम्प्ट 95 से 98% तक सारे के सारे फेल हुए हैं। करेक्ट। और उसका कारण सीधा सा था कि हमारे पास उसके लिए डिफेंस प्रणाली थी और वो हमने डेवलप की है, उसको पूरी तरह से उसमें अपनी सक्षमता सारी दुनिया को दिखाई है, और इस बार वो सारे इक्विपमेंट हमारे वॉर प्रूवन हो गए। सबसे बड़ा फायदा हमें जो इस लड़ाई का हुआ है वो ये है कि हमारा सारा इक्विपमेंट बैटल वर्दी और पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो गया। एक चीज तो और लग गई सर, देखो अब जो फ्यूचर का वार होगी, आप लोग तो एक्सपर्ट हो, ये तो ड्रोन पे होगी, मिसाइलों पे होगी, और एयर डिफेंस सिस्टम आपका कैसा है उस पे होगी। कि बचाव के पहले, यानी कि विजुअलाइज होने के पहले आप उनके बेस पे फट जाइए। जो ऐसा कर पाएगा वही आगे की वार में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही है सर। ये सामने वाली वार का वक्त ना, मुझे लगता है अब कोई लॉस नहीं चाहता है, इधर भी उधर भी। वो भी नहीं भेजे, हमने भी आर्टिलरी फायर किया पाकिस्तान के, मैं चैनल्स देख रहा था आने से पहले, तकरीबन 60 के आसपास उनके सैनिक मारे गए पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आर्टिलरी, तो मैंने इसलिए डिबेट में शुरू में ही कहा था कि युद्ध का मतलब कोई वीडियो गेम थोड़ी ना है। हमें भी कैजुअलिटी और त्याग के लिए सर, बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये थोड़ी कि वो रबर की बुलेट चलाते हैं, उनके पास पीतल की नहीं है, उनके पास भी वही है सर, है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। पर हमारे देश में देखो, लोग एक भी हो जाता, अरे भैया ऐसे कैसे हो गया। अरे भाई, तो तुम गोला दाग रहे हो, उनके पास जो होगा वो भी वार करेंगे। थोड़ी कैजुअलिटी के लिए हमें भी तैयार मानसिक रूप से रहना है। ब्रजेश जी, मतलब मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा। थोड़ा हो सकता है मैं जर्नलिस्ट की मर्यादा पार कर रहा हूँ, पर मेरे ऐसा मत है सर। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग इस प्रकार के कमेंट देते हैं वो लोग सीधे साधे नॉर्मल नागरिक हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो इस इंट्रिकेसीज को अच्छे से समझेंगे। फौजियों का काम है और फौजी अपने काम को बदस्तूर पूरी तरह से निभाते हैं। अच्छा, ये जब गाली देते हैं आप लोगों को तो थोड़ा आहत होते हैं या फिर आप इसको सुनते ही नहीं हैं? टू बी फ्रैंक ब्रजेश जी, हम कोई ध्यान नहीं देते, बिकॉज हमारे पास बेहतर काम है करने के। बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने। ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज जी। मनोज जी, जैसा कि मैंने जनरल साहब से भी ये सवाल किया था, आपसे भी यही जानना चाहता हूँ। अब जिस तरह का वारफेयर और जैसी वार स्ट्रेटजी और जिस तरह की वार हो रही है, ह्यूमन लॉसेस हर कोई कम चाहता है, अपने सैनिकों के लॉसेस भी लोग कम चाहते हैं, दोनों तरफ को कोई भी देश हो। इस बार जो मैंने देखा, ड्रोन वार बहुत बड़े पैमाने पे हुई। मतलब एक आध दिन तो मैंने देखा पाकिस्तान की तरफ से बहुत ड्रोन्स आए। ऐसा नहीं कि सारे ड्रोन्स अटैक ड्रोन्स थे, अधिकतर उसमें, जैसा कि अभी जनरल साहब बता रहे थे, ये सर्विलेंस वाले ड्रोन थे जो रेकी करने आते हैं, या जस्ट आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल एक प्रेशर देने आपके सिटीजन्स पे आते हैं कि अरे अरे देखो इतने ड्रोन्स आ गए। जैसा कि हमारी मीडिया में बड़ा मूर्खतापूर्ण तरीके से चलाया जा रहा था, ड्रोन आ गए, ड्रोन। अरे भैया, ड्रोन ही तो आए, 1200 रुपये का अमेजोन पे मिलता है, क्यों इतना पैनिक मचाए हुए? उसको एयर गन अभी मार के गिरा देगी एंटी क्राफ्ट वाली, वही हो रहा था। उसको लोग कह रहे थे कि धमाका हो रहा है,
मतलब ये तो समझदारी की भी कमी थी हमारे यहाँ सर। तो क्या सर मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें इस पे ध्यान देना होगा? और दूसरा, ड्रोन वार पर भारत को कुछ और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है या हम इनफ हैं सर? ब्रिगेडियर साहब। ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार ड्रोन्स पे और एयर पे ज़्यादा ध्यान था। इसमें एक तो जो रिकॉनेसेंस के ड्रोन होते हैं, जो जनरल साहब ने बताया, वो होते हैं। साथ ही जो कामिकाज़ा ड्रोन या फिर जो लॉयटरिंग ड्रोन जिनको बोलते हैं, लॉयटरिंग ड्रोन का मतलब ये होता है कि वो ड्रोन जाएगा, अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा, उसके ऊपर घूमेगा और उसके बाद वहीं का वहीं अपने टारगेट पे अटैक करेगा। इसके अंदर ये पूरा मिक्स था। कुछ लॉयटरिंग ड्रोन से, कुछ ड्रोन थे जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को इसको ये एक्टिवेट कहें करके सर, देखना फिदाइन चाहते ड्रोन थे। का वर्ड दे दें सर? जी, इसको फिदाइन ड्रोन सुना नहीं कहें? हाँ, कैसे, हाँ, फिदाइन ड्रोन बोलते हैं या कामिकाज़ा ड्रोन बोलते हैं या लॉयटरिंग ड्रोन बोलते हैं, अलग अलग नाम है इनका। बेसिकली पर्पस ये है, एक बार गए दोबारा लौट के वापस नहीं जाते। नहीं तो ड्रोन का ये होता है हम उड़ाते हैं और वापस ले जा सकते हैं ये। लेकिन ये इतने नहीं थे, ज्यादातर जो थे वो रिकॉनेसेंस वाले ड्रोन ही थे। और वो ये चाह रहे थे कि उन ड्रोन के ऊपर हम अपना जो महंगा वाला इक्विपमेंट है, महंगे वाले जो S-400 है या जो महंगे वाले SAMs हैं, उनका इस्तेमाल करें। जो हमारे बहुत इंटेलिजेंटली हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया। हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें IFF होता है, आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो। हमको आइडेंटिफाई करके जो हमारी 65 वाली जो गन थी, L-70, ZU-23, इनका हमने इस्तेमाल किया, शिल्कास, जो कि बाकी जो विश्व में जो आकाश माना गया तीर का भी कि इस्तेमाल अभी हुआ सर? जी, आकाश तीर पूरा एक सिस्टम है। ओके। आकाश तीर पूरा एक सिस्टम होता है जो करीब 400 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जिसमें आपका सर्वेलेंस होता है और साथ साथ रडार्स वगैरह पूरे ये mix वही होते हैं, है, air defense system इंटीग्रेटेड होता है। एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये वही है जी जी, हाँ जी, जो हाँ जी, यही जी, भारत बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल, लिमिटेड ने बिल्कुल। तैयार की, ये वही है सर? बिल्कुल। और BL ने purely बनाया है, indigenous एक सिस्टम है system है, पूरा। हमारा प्योर ही इंडिजिनस है indigenous। जी। हाँ, ब्रिगेडियर साहब गो जी, अहेड। तो ये एक सिस्टम है जिसके अंदर आप जो है अपने सारी गन्स, सारे सर्वेलेंस के सिस्टम्स, सारे आपके मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट सब एक साथ लिंक्ड होते हैं। ये पहली बार है कि तीनों की तीनों एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब एक तरीके से लिंक्ड थे और AI से लिंक थे। सबसे बड़ी बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुआ करती थी, लेकिन इसमें AI रिलेटेड था। इससे पहले हम क्या करते क्या आप थे, ये मैसेज कंफर्म कर पास सकते करते हैं कि थे। इस वार में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज की? बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल करी गई। आकाश तीर का जो पूरा सिस्टम था, वो आप, ऐसा होता है कि जब भी मान लीजिए एयरक्राफ्ट अगर उड़ता है और हमारे पास आता है, तो रिएक्शन टाइम जो होता है करीब 17 से 18 मिनट मान के चलते हैं, मिनिमम टाइम होता है। इससे पहले हम जो है फिजिकली अपने मैसेज को पास करके हम अपना जो है जिसको एक्टिवेट करना उसको एक्टिवेट करा करते थे। आकाश तीर में हमने सारे अपने सिस्टम्स को मर्ज कर दिया। AI द्वारा हमको पता लग जाता था कि हमने कौन सा वाला सिस्टम को इस्तेमाल करना है। वो सिस्टम अकॉर्डिंगली फाइनली बटन दबाना वो हमारे हाथ में था, हमारी जो एयरफोर्स आर्मी के पास था। लेकिन वो आपको ऑप्शंस अवेलेबल। अच्छा, मैं आपको एक काल्पनिक सिचुएशन देता हूं और आप हमारे दर्शकों को समझाओ। मान लीजिए कि लाहौर के पास किसी बेस से, किसी एयरफील्ड से जी, अमृतसर की तरफ एक मिसाइल लॉन्च होता है, कितनी देर में पकड़ लेगा ICAS सिस्टम आपका? ऐसा है कि अपने पास जैसे S-400 को मैं एग्जांपल देता हूँ। S-400 400 किलोमीटर की रेंज में जो है वो टारगेट को मार सकता है और 600 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरीके से जो हमारा आकाश तीर सिस्टम है, 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज, वो जैसे ही एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करता है तो हमारे पास इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वहां से टेक ऑफ करा है, उसका रूट क्या है। फिर हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एयरक्राफ्ट है, उसमें सामान क्या है ये नहीं पता लगेगा, लेकिन कम से कम टाइप ऑफ मिसाइल या एयरक्राफ्ट जो वहां से टेक ऑफ कराए वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। अब जैसे किसी ने कहा कि क्या न्यूक्लियर वाला आएगा, तो वो हमको नहीं पता लगेगा कि न्यूक्लियर उसके ऊपर लोडेड, न्यूक्लियर वेपन उसके ऊपर लोडेड है नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा कि कौन सा टाइप का मिसाइल है। और उनके पास 3 ही एयरक्राफ्ट है जिनके ऊपर जैसे कि हम न्यूक्लियर मिसाइल लोड करते हैं, F-16 हो गए, F-35 हो गए, इसके अलावा J-17 हो गया। तो ये हम कर सकते हैं कि शायद ये उस तरह का इक्विपमेंट हम वो जो उसका जो कैरियर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा उसके ऊपर वेपन है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। मैं थोड़ा वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट अभी रोकनी पड़ेगी, डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल त्यागी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनको मैं अलग से किसी दिन समय दूंगा। इनकम टैक्स वाली बात, वो बाकी बातों पर भी हम खुली चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और देखिए, ब्रिगेडियर और जनरल तक भी हो गए, ये उनकी अच्छाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।